आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हमारे पास जो बचे कुचे फैब्रिक्स और जो पट्टियाँ लेसिस की पड़ी होती हैं, हम उनसे भी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट तख्लीक कर सकते हैं। और एक मामूली चीज़ को किस कदर हम ख़ास और ब्रांडेड बनाएंगे, तो ये आज की वीडियो इसी बारे में है, जब आपको ज़ीरो कॉस्ट के साथ में ये तमाम सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। नॉन स्टिक तवे हम इतने महंगे लेकर आते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ अरसा गुजरने के बाद ये नॉन स्टिक उतरने की वजह से बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और क्या होता है, इनको जंग लग जाता है और हम क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं। आज इसी पुराने तवे को हम नया कैसे बनाएंगे, तो इसके ऊपर मैंने हल्का सा गर्म करने के बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया है और स्टील रूल बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसके ऊपर इस तरीके से रब करेंगे। तो क्या होगा कि इसकी जो उभरी हुई सतह होगी वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और स्मूथ होने के बाद जो नमक होगा अपनी रगड़ से इसको बिल्कुल प्लेन कर देगा। थोड़ी देर के इसको रब करने के बाद हम क्या करेंगे, एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ की मदद से जो साइडों पर ज़्यादा इसका ब्लैक हिस्सा जमा हुआ है उसको हम उतार लेंगे। उतारने से एक फ़ायदा ये होगा कि जो ब्लैक हिस्सा जमा हुआ था वो प्रॉपर तौर पर प्लेन हो जाएगी इसकी सतह। थोड़ा बहुत साइडों पर अगर उभार रह गया हो तो दोबारा से चूल्हा जलाएं और तवे को दोबारा से गर्म कर लें। तो गर्म करने के बाद क्या होगा कि आपको इतनी रगड़ भी लगानी नहीं पड़ेगी और हमारा जो तवा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। देखें साइडें भी, जो अक्सर होता है कि चूल्हा जलने की वजह से इन पर आग लग जाती है, वो साइडें भी इसकी साफ़ हो जाएंगी। वैसे भी जो ये नॉन स्टिक है वो सेहत के लिहाज से काफ़ी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए अगर ये उतर भी जाए तो हमें नुकसान नहीं देगी। और ये हमारा तवा बिल्कुल नए जैसा और जैसे नॉन स्टिक वर्किंग करता था सेम उसी तरीके से ही वर्किंग करेगा। तो ये टेढ़ा भी है, तो देखें ये इसकी टेढ़पन को हम कैसे सही करेंगे। स्लैब के ऊपर इसको उल्टा रखते हुए इसका हैंडल नीचे की तरफ रखें। तो देखो उभार जो आपको नज़र आ रहा है, तो टेढ़पन की वजह से आप इसे हैमर की मदद से इसको जब हल्के हाथ के साथ दबाना शुरू करेंगे तो इस आराम के साथ देखें इसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन हो जाएगी और हमारा तवा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इस तरीके से तवा आसानी के साथ उसी शेप में आ जाएगा जो इसकी पहली शेप थी। तो देखिए हमारा तवा क्लीन भी हो चुका है और हमारा तवा सीधा भी हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, जो अंदर का जो ब्लैक कचरा है वो सिंक के अंदर ना चला जाए। तो ये देखें कितना ज़िद्दी जो कचरा था वो हमने निकाल के डस्टबिन में फेंक दिया है। सिंक को हमने वॉश कर लिया है। तो अब हम अपने तवे को किस तरीके से वॉश करेंगे, इसके ऊपर कोई भी आप लिक्विड फेरी वगैरह डाल दें, कोई डिटर्जेंट डाल दें। मैंने अपने हाथ से ही बनाया हुआ लिक्विड है वो डाल रही हूँ और इसके बाद इसको इसी दोबारा स्टील रूल के साथ हम रब करना शुरू करेंगे। रब करने से जो गरम तवा था और जो ऊपर इसके सरफेस रह गई थी वो भी बिल्कुल क्लीन होकर ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा और इस तरीके से वॉश करने के बाद ये बिल्कुल पकाने के लिए तैयार हो गया है। इस तवे से नए जैसा काम लेने के लिए सिर्फ पहली ही दफ़ा आप इस पर ऑयल लगाकर अपनी रोटी बनाएं, तो जब अगली वाली रोटी आप देखेंगे तो ये कभी भी नहीं चिपकेगी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्टिक ऊपर बनना शुरू हो जाएगी और 2 से 3 दिन में हमारे जो तवा है वो बिल्कुल सेम नॉन स्टिक की तरह ही काम करेगा। भिंडी का सीज़न जा रहा है और घरों में भिंडी मेरे घर की तरह बहुत शौक़ से खाई जाती है, लेकिन भिंडी खरीदते हुए एक एहतियात बहुत ज़रूरी है। जब भी हम बाज़ार जाएं भिंडी ख़रीदने के लिए तो इसके लिए ज़रूरी हदायत हैं, लेकिन उससे पहले हम भिंडी को अच्छी तरीके से गहरे पानी में वॉश कर लेते हैं। थोड़ी 1 से 2 मिनट भिगोने के बाद हाथों से रब करें और इस तरीके से इसको वॉश कर लें। वॉश करके इसको मैंने सुखा लिया है। सुखाने से ये होगा कि ये लेस नहीं छोड़ेगी। अब इसको बनाने की बारी है, तो इसको मैंने दबाया है और दबाने के बाद देखें ये कितनी खस्ता है और आसानी से टूट रही है। तो इसका मतलब है ये भिंडी बिल्कुल फ्रेश है। और जो बासी भिंडी है उसकी पहचान ये होगी कि आप इसको जितना मर्ज़ी दबाएंगे, दबाने से ये होगा कि ये टूटेगी नहीं और इसी तरीके से खड़ी रहेगी। तो ये समझ लें कि ये ताज़ी नहीं है और इसको मत पकाएं तो ये मज़े की नहीं बनेगी।
ग्रॉसरी जब हम खरीदने जाते हैं तो इस तरह के जो बारीक नेट वाले जो बैग्स हैं वो हमें मिलते हैं और इस काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में पड़े होते हैं और ये इतनी अच्छी और फाइन नेट होती है और इससे हम माइक्रोफाइबर डस्टिंग का काम किस तरीके से ले सकते हैं। तो इसको हम पहले तय करेंगे इस तरीके से जिस तरह मैं तय कर रही हूँ, इसी तरीके से आप इसको तय लगा दें। तय लगाने के बाद ऊपर से इस तरह मोड़ें और दोबारा मोड़ें और मोड़ने के बाद जो इसके खुले वाले हिस्से हैं उनको मोड़ते हुए इसके अंदर डाल दें। तो इस तरह ये होगा कि ये आसानी से खुलेगा भी नहीं और आराम से आपको एक डस्टर का काम भी देगा। अब हम इसके साथ क्या करने वाले हैं, हमारी जो टाइल्स हैं बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं। ये जो टाइल्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्टोव की बैक साइड की टाइल्स हैं जो कि काफ़ी ग्रीसी हैं और ग्रीस जमने की वजह से ये साफ़ नहीं हो रही। मैंने नीम गर्म पानी में थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा लिक्विड सोप और इसके अलावा थोड़ा सा इसमें सर्फ डाल के मीठा सोडे के साथ इसको एक महलूल बना लिया है और इसके साथ अपनी टाइलों को साफ़ कर लूँगी। और जो सेंटर वाली आपको लाइनें नज़र आ रही हैं इसमें भी आप एक टूथब्रश ले लें और इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लें और इस तरीके से ये टाइल्स जो हैं हमारी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगी। सिर्फ एक टच में ही हमारी ग्रीस ऊपर से उतर जाएगी। अब ये डस्टर लें और डस्टर को अच्छे तरीके से टाइलों पर इस तरह जब हम लगाएंगे तो लगाने के बाद ये जो इसकी जितनी भी ग्रीस होगी वो इसके अंदर जज्ब हो जाएगी और जज्ब होने के बाद ये अपना दाग भी नहीं छोड़ेगी। और देखें, और जब मैं इसको स्क्वीज़ कर रही हूँ तो इसके अंदर से पानी भी नहीं गिर रहा और इस तरीके से देखें हमारा जो टाइल्स हैं उसके ऊपर बिल्कुल कोई दाग वगैरह भी नहीं रहे और सारी ग्रीस आसानी से साफ़ हो गया है। इस तरह जब जो शीशे के ये पार्ट होते हैं जिन पे ग्रीस जमी होती है इनको भी आप हल्के से सर्फ के साथ जब ये हम डस्टर लगाएंगे तो इसमें देखें इसकी चमक खुद ब खुद ही आपको मालूम हो रही है कि कितनी चमक आ गई है, जबकि दूसरे वाला बिल्कुल डल है। तो इस तरीके से आप इस तरह की मेटल की चीज़ों की भी बड़ी अच्छी सफाई इसके साथ कर सकते हैं। अगर पॉलिश आपके कैबिन है और पॉलिश कैबिन आपके ऊपर ग्रीस जमने की वजह से साफ़ नहीं हो रहे तो ये डस्टर जब हमने इसके ऊपर भी अप्लाई किया तो इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि इसके ऊपर पानी का एक ड्रॉप भी नहीं ठहरा और कैबिन हमारा ड्राई करने के बगैर ही ड्राई हो गया। ऑयल की जो बॉक्सेस होती हैं इनका पहले भी मैं काफ़ी इस्तेमाल बता चुकी हूँ। आज एक बहुत यूज़फुल तरीका आपको बता रही हूँ। छोटे घरों में ये होता है कि हम चीज़ें कभी इधर फेंक देते हैं कभी उधर फेंक देते हैं और जगह कम होने की वजह से हमें चीज़ें ऑर्गेनाइज तौर पर नहीं मिलती। तो आज हम इन्हीं बॉक्स को एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से को भी टेपिंग लगाकर बंद कर दिया है, नीचे वाला पहले ही बंद था। अब कटर की मदद से इसको सेंटर से बिल्कुल चारों तरफ से एक जैसी लाइन में आप काट लें। जिस तरह आप देख रही हैं कि ब्लेड से बड़ी आसानी के साथ ये कट रहा है। अगर हम इसके अंदर सीज़र लगाएंगे तो इतनी सफाई से ये कटेगा नहीं, बल्कि इसमें जगह जगह से निशान पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप ब्लेड से काटेंगे तो इसकी एक जैसी बिल्कुल लेंथ भी आएगी और एक जैसा बिल्कुल कटेगा। अब इसके दो पार्ट हो चुके हैं और दोनों पार्ट आपके सामने इस तरीके से मैं रख रही हूँ। और जो डिलीवरी बॉक्सेस हमारे घर अक्सर आते हैं इनके भी पहले मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं और आज एक और तरीके से आपको इस्तेमाल इसका बता रही हूँ। इस तरीके से बॉक्स हमारा अंदर से मैंने पेपर लगाकर बंद कर दिया है और ऊपर से भी फ्रंट वाले हिस्से को मैंने पेपर लगाकर बिल्कुल इसको क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद ये ऑर्गेनाइज़र हम इसके अंदर रखेंगे तो देखें ये हमारे दो सेक्शन बन गए। इस तरीके से दो सेक्शन जो हमारे बने हैं तो छोटी वगैरह चीज़ें जो हमारी कभी हम इधर फेंक देते हैं तो कभी उधर फेंकते हैं और हमारे चीज़ें वक्त पर हमें नहीं मिलती, तो इस तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज कर रख सकते हैं। ख़ास तौर पर जो किराए के घरों में लोग रहते हैं उनके लिए ये बॉक्सेस बड़े फ़ायदेमंद चीज़ हैं। अब हमने बड़ा बॉक्स लिया है और बड़े बॉक्स पे इस तरीके से मैंने दो सेक्शन ये रख दिए हैं और तीसरा सेक्शन ऑलरेडी बन गया है। इसमें भी मैंने छोटी चीज़ें एक साइड पर रख दी, दूसरी साइड पर भी मैंने इस तरह की छोटी छोटी बॉटल्स रख दी और तीसरी साइड पे मैंने इस तरह की छोटी छोटी जो मशीनरी थी वो रख दी। तो इस तरीके से देखें हमारा ये बॉक्स 3 सेक्शन वाला बिल्कुल तैयार हो गया और अब इसको हम बंद करके किसी साइड पर बेड के नीचे या किसी एक ऐसी जगह पर रख सकें जहाँ पर हमें तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से मिल सकेंगी। इंसान गरीब अपने हालात से नहीं बल्कि अपनी सोच से होता है और ये एहसास कम तरीका एहसास उसे अंदर ही अंदर कमज़ोर करता जाता है। तो इस तरीके से अगर हम अपने अक्ल और हवास से काम लें तो हम
दिल के बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। तो मैंने ये फैब्रिक लिया है जो मेरे पास टुकड़ों में था, और ये फैब्रिक को मैं किस तरीके से अरेंज करूँगी, ये मैंने पट्टियाँ इसकी एक साथ अटैच कर दी हैं। और आप देख रहे हैं कि ये मेरी ऊपर वाली शर्ट है जिसकी मैंने कटिंग की है। ये पीस मेरे पास कटन में बचा हुआ था और इसको मैंने इस तरह पीसीस में डिवाइड कर दिया है। और ये पट्टी एक मैंने निकाली है। ये लेस मेरे पास पहले सूटिंग में बची पड़ी हुई थी, तो इस तरीके से मैंने ये लेस ले लिया है। और ये भी मेरे पास पहले सूट में से एक लेस बची हुई थी। अब ये कर्टन की जो पट्टियाँ हैं, हम इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखा है। चिकनकारी का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और लोग महंगे से महंगा सूट लेकर आते हैं, और कम से कम आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है। 8 से 9 हज़ार से कम ये सूट नहीं आता। तो आज हम ये चिकनकारी का सूट आपको मैं बनाना इन्हीं पट्टियों से सिखाऊंगी, और इस तरीके से जिस तरह आप मूवी में देख रहे हैं। और इन्हीं पट्टियों को आप इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाते जाएं और अरेंज करते जाएं, तो इस तरीके से आपकी पूरी ये शर्ट ज़बरदस्त सी तैयार होगी। मूवी काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसका फ़ाइनल लुक मैं दिखाने के लिए अगली मूवी में आपको इस सूट का फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, और आप ख़ुद देखकर हैरान होंगे कि हम एक ब्रांडेड सूट घर में किस तरह बना सकते हैं। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।